और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है दिल्ली के लिए, क्योंकि कल हो सकता है या कहें कि शायद मेयर और डिप्टी मेयर हमें मिल सकते हैं, क्योंकि कल दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। कल 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी चुने जाने वाले हैं। स्टैंडिंग कमेटी के लिए आम आदमी पार्टी ने जहां 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, तो वहीं स्टैंडिंग कमेटी की 6 सदस्यों की सीटों पर बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी का कहना है कि अंतरात्मा की आवाज पर पार्षद वोट करेंगे तो हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है, मांग कर रही है कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए। 6 जनवरी को एक बार मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव के लिए तारीख तय हुई थी, हंगामा हुआ। 24 जनवरी को फिर से तारीख तय हुई, हंगामा हुआ। तारीखें तय होती रहीं और हंगामे की भेंट चढ़ा सदन और उसके बाद टल गए चुनाव। इस बीच मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम में कल मेयर के चुनाव को लेकर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा हर पार्षद ये सुनिश्चित करे कि मेयर चुनाव संपन्न हो। तो जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री ले रहे हैं और जिम्मेदारी हर पार्षद की सुनिश्चित कर दी गई है कि कल मेयर चुनाव संपन्न कराना ही है। ये आम आदमी पार्टी की ओर से है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के एक एक पार्षद की पूरी कोशिश रहेगी कि कल दिल्ली को मेयर मिले और जो दिल्ली में साफ सफाई का भट्टा इन्होंने बिठाया था बीजेपी वालों ने, उस पर अब तेजी से काम करना शुरू करें। हालांकि इस बीच सवाल जस का तस बरकरार है कि कल दिल्ली को मेयर मिलेगा नहीं मिलेगा, डिप्टी मेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा। कारण यह कि ये 3 तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि जब 6 जनवरी और 24 जनवरी को मेयर चुनाव कराने के लिए बैठकें हुई तो दोनों ही बार एमसीडी सदन में ऐसा हंगामा हुआ कि मेयर चुनाव हो ही नहीं सका और 6 जनवरी को तो शपथ भी नहीं हो पाई थी। हालांकि कल देखने वाली बात होगी कि क्या सिर्फ तारीख बदल जाने से पार्टियों के रुख बदलेंगे, इनके व्यवहार में अंतर आएगा, क्या पार्षदों का ज़मीर जागेगा, या दिल्ली के विकास के लिए ये अंत में जाकर ये सोचेंगे कि हां अब तो जरूरत है एमसीडी को एक मेयर की। और मेरे साथ मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, सुबह से ही हम लगातार बार बार इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं कि कल का दिन क्या खास होने वाला है, और मैं उन्हीं फैक्टर्स को आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या सिर्फ तारीख बदल जाने से 2 पार्टियों के व्यवहार में अंतर आ जाता है क्या? केवल तारीख बदल जाने से क्या पार्षदों का जमीर जाग जाता है क्या? या केवल तारीख बदल जाने से क्या दिल्ली के विकास की मंशा इन पार्षदों में आ जाएगी कि हाँ ठीक है, चलिए आज हम चुनाव करवा लेते हैं, अब और ज्यादा दिल्ली को ये हंगामा सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए हार्दिक, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शैली ओबराय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आप जाइए तय तारीख पर चुनाव कराइए, अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है या संविधान की अनदेखी होती है तो आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, आपकी याचिका जो है वो स्वीकृत की जाएगी और उस पर सुनवाई की जाएगी। जिसके बाद जो मेयर प्रत्याशी थी डॉक्टर शैली ओबराय, उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली और 6 फरवरी को जो डेट एलजी के द्वारा दी गई है कि इस दिन मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए मतदान होगा, तो उस तारीख पर वो मतदान के लिए तैयार है। हालांकि एमसीडी की तरफ से कार्यसूची भी जारी कर दी गई है कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई चलेगी। सबसे पहले मेयर का चुनाव होगा, मेयर के चुनाव के बाद फिर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए वोटिंग होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो मनोनीत पार्षद हैं, जिनको लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उन्हें वोटिंग का अधिकार अभी तक नहीं था। अगर उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया जाता है तो कहीं ना कहीं संविधान को ताक पर रखने वाली बात होगी और जो एमसीडी की परंपरा चली आ रही है उसे तोड़ने वाली बात होगी। और इसी बात को लेकर के आप बार बार ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्यों की जा रही है। आम आदमी पार्टी ये भी सवाल खड़े कर रही है कि पिछले 15 सालों से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही है, लेकिन
क्या इन 15 सालों में मनोनीत पार्षदों ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए वोटिंग की है? अगर की है तो इस बार भी वोटिंग करें, अगर नहीं की है तो नई परंपरा क्यों लाई जा रही है सदन के अंदर, यह सवाल उन्होंने खड़ा किया है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और जिस तरीके से दोबारा अपनी याचिका दायर करने की इजाजत आम आदमी पार्टी की जो मेयर प्रत्याशी हैं डॉक्टर शैली ओबराय को दिया है, उसके बाद लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस पूरे मामले पर होता है तो कहीं ना कहीं जो मेयर का चुनाव है वो संपन्न होगा। शायद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो पार्षद हैं वो कल सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखें, जिससे जो मेयर का चुनाव है वो संपन्न हो जाए। आपको बता दें हार्दिक, अगर मेयर का चुनाव संपन्न हो गया तो फिर सदन में हंगामा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नियम शुरू होगा वही मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए वोटिंग का नियम होगा। अगर मनोनीत पार्षद मेयर चुनाव में वोटिंग करते हैं तो वो डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए भी वोटिंग करेंगे। अगर वो मेयर के चुनाव में वोटिंग नहीं करते हैं तो ये मान लीजिए कि वो फिर डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए भी वोटिंग नहीं करेंगे। इसीलिए जब शुरुआत होगी मेयर चुनाव को लेकर के, जब तैयारियां होंगी, तो उस वक्त देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। अच्छा बलराम, यहाँ पर एक बात स्पष्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि संविधान में अनुच्छेद 243 आर साफ तौर पर यह कहता है कि जो एल्डरमैन है या जो मनोनीत पार्षद हैं वो वोट नहीं करते हैं। ये सिर्फ परंपरा नहीं है, ये अपने आप में एक नियम है, नियमावली है, कानून है। तो ऐसा क्यों और कहां से अचानक से ये उड़ती उड़ती खबर आती है कि पीठासीन जो हैं अधिकारी सत्या शर्मा वो अचानक से मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार दे देगी? क्योंकि इससे पहले जो परंपराएं टूटी हैं वो परंपराएं टूटी हैं, लेकिन परंपराओं को टूटने में और कानून को टूटने में बहुत अंतर होता है। क्या बीजेपी इस बार कानून तोड़ेगी? देखिए हार्दिक, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बार बार ये कह रही है कि जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार देने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहली जो परंपरा थी सदन की वो तब टूटी जब पीठासीन अधिकारी के नियुक्त करने की बात थी, क्योंकि जो फाइल होती थी एमसीडी से वो पहले दिल्ली सरकार के पास जाती थी और दिल्ली सरकार जो वरिष्ठ पार्षद होता था उन 2-3 नामों को एलजी के पास भेजता था और उन्हीं में से एक नाम की संतुष्टि एलजी की तरफ से होती थी। लेकिन इस बार परंपरा तोड़ी गई, सीधे एमसीडी से जो फाइल है वो एलजी को भेजी गई और जो पीठासीन अधिकारी है उसे नियुक्त कर दिया गया। दूसरी बात, जो मनोनीत पार्षद नियुक्त होते हैं उसकी भी फाइल एमसीडी के द्वारा सरकार के पास आती है और सरकार उस फाइल को भेजती है दिल्ली के उपराज्यपाल के पास और दिल्ली के उपराज्यपाल उस पर अपनी सहमति देते हैं। इसी तरीके से जो परंपरा है वो चली आ रही है, लेकिन इस बार कई परंपराएं तोड़ी गई हैं। हालांकि अगर हम पीठासीन अधिकारी की बात करें तो उस पर भी परंपरा तोड़ने का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। इसके अलावा जो मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए हैं उन पर भी परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। अभी तक परंपरा थी कि जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं उन्हें पहले शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जाता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि परंपरा तोड़ी गई और जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें शपथ ग्रहण के लिए सबसे पहले बुलाया गया। हालांकि विवाद बहुत सारे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां विवादों के बीच में घिरी हुई हैं और राजनीति अपनी अपनी ओर से कर रही है। एक बात मैं यहां पर यह समझना चाहता हूं कि पहली बार होगा दिल्ली में ऐसा जब तीनों जो एमसीडी अलग अलग हुआ करती थी वो एकीकृत एमसीडी होगी, पूरी दिल्ली की एक एमसीडी, और एक एमसीडी के 3 नहीं बल्कि केवल एक मेयर। हो सकता है कि इनकी पावर, इनकी शक्ति शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी थोड़ी ज्यादा हो, क्योंकि मुख्यमंत्री को तो फिर भी बार बार एलजी के पास फाइल भेजनी होती है। एमसीडी के मेयर के पास इस तरह की बाध्यता बहुत कम होती है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। तो अगर हम पावर की बात करें तो मेयर का जो पद है वो कितना पावरफुल है, और अगर ये किसी पार्टी के पक्ष में चला जाता है, क्योंकि अब तक ये अधिकार ना तो बीजेपी को मिल पाया है कि पूरे दिल्ली की एक एमसीडी का एक मेयर बीजेपी से हो, न ही आम आदमी पार्टी को, लेकिन जिस भी पार्टी के फेवर में ये पद जाता है तो क्या होने वाला है? बिल्कुल हार्दिक, जिस तरीके से एमसीडी का एकीकरण किया गया और जिस तरीके से पहली बार पूरी दिल्ली का एक मुख्यमंत्री जिस तरह से है उसी तरह से एक मेयर होगा, तो कहीं ना कहीं जो मेयर की ताकत है वो बढ़ेगी और मेयर खुद
फैसले ले सकेगा कि एमसीडी किस तरह से काम करेगी। क्योंकि जब पूरी दिल्ली का एक मेयर होगा, जिस तरीके से पूरी दिल्ली का एक मुख्यमंत्री है, तो ये माना जा रहा है कि जितनी ताकत मुख्यमंत्री के पास होगी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर दिल्ली का मेयर होगा। और दिल्ली का मेयर अगर आम आदमी पार्टी का बनता है तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में और ज्यादा मजबूत होगी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी का बने, और इसी को लेकर के चाहे वो मनोनीत पार्षद हों, उन्हें भी उन्हीं जोन में नियुक्त किया गया है, मनोनीत किया गया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी। यानी अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो 12 जोन है, 12 जोन में 8 जोन पर आम आदमी पार्टी मजबूत थी और 4 जोन में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इन मनोनीत पार्षदों को जिस तरीके से 3 जोन में नियुक्त किया गया है, उससे अब भारतीय जनता पार्टी 7 जोन में मजबूत हो गई है और 5 जोन में आम आदमी पार्टी। बलराम, अगर जैसे हम पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जानने की कोशिश करते हैं, माफ कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर समझने की कोशिश करते हैं कई बार कि हाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कितनी पावर है और उपराज्यपाल के पास कितनी पावर है, तो यहां पर आपसे एक और चीज मैं समझना चाहता हूं कि दिल्ली के मेयर की पावर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की पावर, इन दोनों पावर की अगर तुलना करें तो अगर चेयरमैन बीजेपी का बन जाता है तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मेयर और चेयरमैन के बीच में साझा होती हैं? दोनों की पावर को लेकर क्या अंतर है, आप मुझे ये स्पष्ट करेंगे थोड़ा? बिल्कुल हार्दिक, आपको बता दें कि मेयर दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर के योजना बनाएगा, योजना तय करेगा, उसके लिए फंड स्वीकृत करेगा, लेकिन वो जो फाइल है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगी और अंतिम मोहर उस पर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन लगाएगा। उसके बाद ही वो योजना धरातल पर लागू हो पाएगी। और अगर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं होगा तो जो भी योजनाएं, जो भी विकास कार्य की रूपरेखा मेयर तैयार करेंगे उस पर कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन अड़ंगा लगाता हुआ नजर आएगा। यही वजह है कि जो जनता से वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं उन वादों को पूरा करने में बेहद मुश्किल आएगी, क्योंकि जब तक स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन किसी भी योजना को, किसी भी फंड को पास नहीं करेगा तब तक मेयर कुछ नहीं कर सकता है। यही वजह है कि सारी लड़ाई जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को लेकर के है, क्योंकि मेयर दिखाने के लिए भले आम आदमी पार्टी का हो जाए, अगर स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन नहीं होता है तो वही हाल होगी कि जैसे दिल्ली सरकार बार बार कहती है कि हम योजना बनाते हैं, हम विकास कार्य करते हैं, लेकिन एलजी साहब हमारी फाइल को पास नहीं करते हैं। वही हाल मेयर का होगा और मेयर भी बार बार यही बात कहेगी कि हमने बलराम कमेटी के लिए मैं फाइल आपको भेजी माफी है। के साथ यही रोकना चाहूंगा, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी। घनेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आपसे मैं एक बात समझना चाहता हूं, ये बताइए आप कि आपको जल्दी इस बात की है कि चुनाव पहले करवाने, या जल्दी इस बात की है कि एल्डरमैन्स को वोटिंग का अधिकार नहीं देना है? किस बात की जल्दी है? देखिए, 2 महीने हो गए दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आए हुए और आज तक दिल्ली एमसीडी में नया मेयर नहीं बन पाया, डिप्टी मेयर नहीं बन पाया, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई। 2 बार सदन की बैठक हुई और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने लड़ाई झगड़ा करके सदन की बैठक को स्थगित कर दिया। और पहले दिन से लगातार जब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति तो वो गलत थी, हमने उस पर ऑब्जेक्शन करा। जिस तरीके से नॉमिनेटेड काउंसलर बनाए गए वो गलत था, हमने उस पर भी ऑब्जेक्शन करा। एलजी साहब ने लगातार संविधान का गला घोट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लिए, हमने उसकी खिलाफत करी। और 2 बार जब सदन की कार्रवाई हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर भारतीय जनता पार्टी की पार्षद, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, प्रोटेम स्पीकर को एलजी हाउस से डायरेक्शन आती है और एलजी हाउस को भारतीय जनता पार्टी के हेड क्वार्टर से, मिनिस्ट्री ऑफ होम से डायरेक्शन आती है कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव रोको। दिल्ली एमसीडी में मेयर नहीं बन पाया आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी की सरकार किसी तरीके से ना बन पाए, उस काम को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा घनेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को तो इंतजार है कि किसी दिन अंतरात्मा की आवाज आएगी आम आदमी पार्टी के पार्षदों के मन से और वो बीजेपी को वोट कर देंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको कितना भरोसा है अपने पार्षदों पर और कितना भरोसा है ऑपरेशन लोटस पर?
देखिए हमारे पार्षद जो हैं वो अलग मिट्टी के बने हुए हैं। हमारे पार्षद लोहे के अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। ये टूटते नहीं है, ये बिकते नहीं है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि टूट जाएंगे बिक जाएंगे। हमारे लोग कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त हैं। हम राजनीति में मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्यमंत्री, विधायक बनने के लिए नहीं, हम लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों के काम करने के लिए हैं। और दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। दिल्ली के लोगों का जनादेश ये है कि एमसीडी में भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लागू हो, एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार बने। इसके लिए दिल्ली के लोगों ने वोट करा है। कौन होती है भारतीय जनता पार्टी, कौन होता है एलजी? एलजी को वोट नहीं मिले, वोट आम आदमी पार्टी को मिले। गणेंद्र जी आप तो वही बात कह रहे हैं जो कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने उस दिन सदन में कही थी। वो भी यही कह रहे थे, कौन होते हैं एलजी, कौन होते हैं एलजी। फिर एलजी ने मिलने का समय नहीं दिया तो पता लग गया एलजी कौन होते हैं। एलजी है तो पावरफुल ना, ताकत तो है ना उनके हाथ में कि नहीं है? मैं फिर कह रहा हूं कि एलजी के पास कोई संवैधानिक और कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली सरकार के कामों को रोके। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि कल वोटिंग होगी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में थोड़ी सी इंसानियत और थोड़ी सी नैतिकता बची है। ठीक है गणेंद्र जी, कितनी इंसानियत और कितनी नैतिकता बाकी है ये बात हम नेहा शालिनी जी से जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। घनेंद्र भारद्वाज जी अभी बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में अगर थोड़ी भी इंसानियत और थोड़ी भी नैतिकता बच गई है, शेष रह गई है, तो कल मेयर और डिप्टी मेयर दिल्ली को मिल जाएगा। आप बताइए बीजेपी में कितनी इंसानियत और कितनी नैतिकता बच गई है, ये पूछ रहे हैं सवाल आपसे। नैतिकता और इंसानियत तो इनके अंदर होनी चाहिए। दिल्ली को मेयर अभी तक इन्होंने नहीं दिया। आप बताइए आज तक कोई भी, मतलब पुरानी हिस्ट्री से निकाल के देख लीजिए, कभी कोई रूलिंग पार्टी, कभी किसी रूलिंग पार्टी ने हंगामा किया संसद में, मतलब विधानसभा में, किसी भी, मतलब उसमें पार्लियामेंट चल रही है। पर ये महान लोग हैं, इन्होंने किए है। दोनों बार जो चुनाव हुए मेयर और करके, तो ये लोग, इन लोगों ने हंगामा किया और इनके पार्षदों ने किया, इनके सांसदों ने करवाया, इनके विधायकों ने करवाया। नेहा जी अच्छा चलिए आप मुझे ये बता दीजिए क्यों करवाया। आप मुझे बताइए, इनके पास तो जनता का मैंडेट है, इनके पास तो 150 वोट है, आपके पास तो केवल 113 वोट हैं। ये तो जीत जाएंगे ना नेहा जी। फिर इन्होंने क्यों करवाया होगा हंगामा? देखिए ना, इनको ये डर है कि इनके पार्षद जो है, जिनको इन्होंने 1-1 करोड़ के टिकट खरीद के, मतलब बेच के दी, अपना टिकट दी थी, तो इनके कि नहीं में हम जनता पार्टी को ज्वाइन क्योंकि बदलू जो कानून है वो इसमें लागू नहीं है। अंदर से डर इस बात का है कि ना कर। अच्छा नेहा जी एक हाँ या ना में आपसे एक जवाब जानना चाहता था। मुझे बस इतना बताइएगा आप कि कल जब सदन में वोटिंग होगी मेयर डिप्टी मेयर के लिए, एल्डरमैन वोट करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए एल्डरमैन, देखिए ये तो कल तो क्या नहीं, कल सदन बताए। नेहा जी थोड़ी सी तकनीकी खामी के चलते आपको सुनने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं ढंग से। मैं कोशिश करूंगा कि हमारी टीम इस पर काम करे और एक बार फिर से आपको जोड़े। इस बीच घनेंद्र भारद्वाज जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। घनेंद्र जी से मैं समझ लेता हूं कि नेहा जी ने जो बात कही है, घनेंद्र जी इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तो खूब इंसानियत, खूब नैतिकता है, लेकिन तस्वीरें ये कह रही थी कि आम आदमी पार्टी के जो, मतलब रूलिंग पार्टी के जो पार्षद होते हैं या रूलिंग पार्टी के जो विधायक होते हैं, वो ही सदन में हंगामा करते हैं, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे एमसीडी के सदन की बात हो। आप लोग ही सारा हंगामा करते हैं। देखिए सब लोगों ने देखा, पूरी दिल्ली ने देखा, सारे मीडिया ने लाइव करा कैसे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हमारी महिला पार्षदों के साथ बदतमीजी करी, उनके हाथ पकड़े गए, उनके बाल खींचे गए, उन्हें गाली गलौज की गई, उन्हें जाति सूचक शब्द कहे गए। ये पूरी दिल्ली ने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही यही है, गुंडे मवालियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षद। अच्छा घनेंद्र जी एक बात और बताइए, ये वाली बात आप कर चुके हैं पहले, अब मैं कुछ नई बात कर लेता हूं। आप मुझे ये बताइए आपको ऐसा क्यों लगता है कि कल एल्डरमैन वोट करेंगे? देखिए संविधान ये कहता है कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं वो हाउस में वोट नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है। ये संविधान में लिखा हुआ है, ये कानून में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से चाह रही है, जिस तरीके से नॉमिनेटेड काउंसलर की नियुक्ति हुई अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिस तरीके से मात्र 3 जोनों से 10 लोगों को बनाया गया। दिल्ली में 12 जोन है, 12 जोन से अगर एलजी साहब को रिप्रेजेंटेशन देना था तो हर जोन से एक आदमी को लेके आते, लेकिन स्पेसिफिक 3 जोन से 10 लोग बनाए गए, 4 नरेगा से,
4 सिविल लाइन से और 2 सेंट्रल जोन से, कि किसी तरीके से स्टैंडिंग कमेटी में ये अपना कब्जा कर पाए, लेकिन वो भी इनकी हसरत पूरी नहीं। तो गजेंद्र जी, एक बात और, पार्टी- अगर कल ऐसा होता है, कल अगर ऐसा होता है कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो पहले वोटिंग करेंगे और उसके बाद आपके निर्वाचित जो पार्षद हैं वो वोटिंग करेंगे, तो क्या आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी? मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार ही नहीं है। अगर वो पहले करवा देते हैं, पीठासीन अधिकारी के कैसे पास अभी करवा पावर है देंगे? सर, अभी तो मेयर अरे है ही ये- नहीं, पावर तो अरे पीठासीन ये अधिकारी देश- सत्या शर्मा के पास है। अगर वो देश- परंपरा को तोड़ती हैं तो क्या? ये देश संविधान और कानून से चलेगा, ये कोई अमित शाह के तुगलकी फरमान से थोड़ी चलेगा, या एलडीपी ने है। सक्सेना के तुगलकी फरमान से थोड़ी चलेगा। ठीक है। जब संविधान में और कानून में लिखा हुआ है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करेंगे, तो उनकी वोट कैसे हो जाएगी? ये ठीक तो है। सवाल ही अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो कल देखने वाली बात होगी ना सर, जब तस्वीर सामने आएगी तो हम भी देखना चाहेंगे कि पीठासीन अधिकारी के पास कितनी पावर है और कितना संविधान और कितने कानून का पालन वो करते हैं। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए जो आपने हमसे साझा की और जितने भी सवालों के खुलकर जवाब दिया उसके लिए भी।